तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कैपिटल गेन क्या है और उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे निकालेंगे। कैपिटल गेन चेक करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि कैपिटल एसेट क्या होता है। कैपिटल एसेट, क्योंकि अगर आपको कैपिटल एसेट पता होगा तभी आप कैपिटल गेन निकाल सकते हैं। तो कैपिटल एसेट क्या होता है? किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल हो, चाहे टेंजिबल हो, चाहे इनटेंजिबल हो। मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको हम इधर से उधर मूवमेंट कर सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो अटैच टू अर्थ होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, जैसे बिल्डिंग हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। टेंजिबल प्रॉपर्टी जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमारी टेंजिबल प्रॉपर्टी होती है। और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, वो एसेट तो हैं लेकिन वो हम उसको टच नहीं कर सकते, तो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। तो कैपिटल एसेट किसी भी तरीके का एसेट, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, और चाहे वो बिजनेस या प्रोफेशन में या फिर किसी भी तरीके की पर्सनल प्रॉपर्टी, ये भी आपका कैपिटल एसेट माना जाता है। तो आपने देखा कि कैपिटल एसेट किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, चाहे वो बिजनेस में यूज हो रहा हो या प्रोफेशन में यूज हो रहा हो या फिर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी हो, ये सारी आपकी कैपिटल एसेट मानी जाएंगी। लेकिन इसमें से कुछ पॉइंट हैं जो कैपिटल एसेट नहीं कहलाएंगे, जैसे कि एक्सक्लूजन। मतलब 4 पॉइंट हैं जो कैपिटल एसेट नहीं माने जाएंगे। वो क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपका कोई स्टॉक है तो वो आपका कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। पहला तो हो गया ये। दूसरा, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी। पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, इस पॉइंट में मैं अभी आता हूं। पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरा पॉइंट हो गया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, मतलब जो रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर लैंड है इंडिया में, वो आपका कैपिटल एसेट में नहीं आता। मैं यहाँ पे अर्बन लैंड की बात नहीं कर रहा, रूरल की बात कर रहा हूँ। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया आपका कैपिटल एसेट में नहीं आता है। चौथा पॉइंट आ गया गोल्ड डिपॉजिट, बॉन्ड एंड सर्टिफिकेट्स। गोल्ड डिपॉजिट, बॉन्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स, ये 4 पॉइंट हैं जो आपके कैपिटल एसेट में नहीं कवर होते हैं। अब यहाँ पे जो पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसमें भी एक्सक्लूजन दिया हुआ है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी में जो एक्सक्लूजन है वो आपके कैपिटल एसेट मान लिए जाएंगे। जैसे कि ज्वेलरी। ज्वेलरी आपकी कैपिटल एसेट मान ली जाएगी। अब ऐसे तो पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन ज्वेलरी को हम कह सकते हैं कि हाँ ये तो हमारा पर्सनल है, तो ये कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ज्वेलरी आपका कैपिटल एसेट माना जाएगा, तो इसलिए ज्वेलरी को कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में लिया हुआ है। दूसरा पॉइंट आता है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, कोई भी एंटीक पीस होता है जो आपका आर्कियोलॉजिकल से रिलेटेड होता है, तो वो भी आपका आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन में कैपिटल एसेट मान लिया जाता है। तीसरा पॉइंट आ गया ड्राइंग या पेंटिंग। ड्राइंग या पेंटिंग, आपने देखा होगा कि एम एफ हुसैन या जो भी दूसरे आर्टिस्ट हैं,
वो ड्राइंग या पेंटिंग बनाती हैं जो 25-25, 30-30 लाख, 50-50 लाख की बिकती है, तो ऐसे ही ड्राइंग या पेंटिंग है वो कैपिटल एसेट मान ली जाएगी, चाहे वो किसी नामी आर्टिस्ट ने बनाई हो या किसी और आर्टिस्ट ने बनाई हो। ड्राइंग या पेंटिंग आपका कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। स्कल्पचर, स्कल्पचर फोर्थ पॉइंट है जो आपका कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट है एनी वर्क ऑफ आर्ट, मतलब किसी भी तरीके का आर्ट वर्क, ये आपका कैपिटल एसेट के दायरे में आएगा। तो अभी हमने क्या देखा, कैपिटल गेन चेक करने के लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि कैपिटल एसेट क्या है। किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजेबल हो या इंटेंजेबल हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो या प्रोफेशन से रिलेटेड हो या फिर पर्सनल प्रॉपर्टी हो। पर्सनल प्रॉपर्टी में यहाँ पे एक्सक्लूजन आ गया। एक्सक्लूजन क्या है कि स्टॉक इन ट्रेड, जो हम बिजनेस में हमारा स्टॉक है, वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, लेकिन इसकी भी एक्सक्लूजन है जो अभी मैं बताऊंगा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, जो एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में है, वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स और सर्टिफिकेट्स, ये भी कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। और पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी में आपका आ गया ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये आपका कैपिटल एसेट माना जाएगा। ये आपका कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। तो अभी हमने देखा कि कैपिटल एसेट कौन कौन से होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कैपिटल एसेट किस टाइप के होते हैं। कैपिटल एसेट दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म निकालने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि कैपिटल एसेट किस तरीके का है, किस टाइप का है, फिर हम उसको चेक करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कैपिटल एसेट किस तरीके का है। कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। यहां पे देखेंगे हम पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब हमने उस कैपिटल एसेट को कितने टाइम के लिए होल्ड किया है, उससे हम डिसाइड करेंगे कि ये शॉर्ट टर्म है कि ये लॉन्ग टर्म है। तो पहले कैपिटल एसेट में कैटेगरी आती है लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटीज की, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। फिर आता है यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। फिर आता है हमारा यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, उसके बाद आता है हमारा जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये चार ब्लॉक हैं जो एक ही कैटेगरी में आते हैं, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट और जीरो कूपन बॉन्ड्स। अब इसमें शॉर्ट टर्म में अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग हमारी 1 साल तक है, इफ हेल्ड फॉर अप टू 1 ईयर, मतलब अगर हम इन चारों एसेट को सिर्फ 1 साल तक होल्ड करके रखते हैं तो उसका पीरियड शॉर्ट टर्म माना जाएगा। और अगर उसको 1 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं, मोर देन 1 ईयर, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म माना जाएगा। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 साल से कम है या 1 साल तक है तो शॉर्ट टर्म माना जाएगा, अगर 1 साल से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। उसके बाद हमारी एक कैटेगरी आती है स्लम सेल ऑफ अंडरटेकिंग। इस केस में अगर एसेट को होल्ड किया जाता है 3 साल तक, हेल्ड अप टू 3 ईयर्स,
मतलब अगर आप 3 साल तक होल्ड करके रखते हैं तो वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आएगा, और मोर देन 3 इयर्स हैं तो वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आएगा। स्लम सेल ऑफ अंडरटेकिंग, अगर आप 3 साल तक होल्ड करके रखते हो तो वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आएगा, और अगर आप 3 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखते हो तो वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा अदर कैपिटल एसेट। अदर कैपिटल एसेट का सेम वही, अप टू 2 इयर्स, मतलब अगर आप इसको 2 साल तक होल्ड करके रखोगे तो वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा, और अगर आप इसको मोर देन 2 इयर्स होल्ड करके रखोगे तो वो आपका लॉन्ग टर्म माना जाएगा। तो यहां हमने देखा कि कैपिटल एसेट की 2 कैटेगरीज हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म चेक करने के लिए हमें पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करना पड़ता है। फिर हमने देखा कि अगर लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हैं, या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, या जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, अगर उसको हम 1 साल तक होल्ड करके रखते हैं अप टू 1 ईयर तो वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आएगा। अगर 1 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आएगा। फिर हमने देखा कि स्लम सेल ऑफ अंडरटेकिंग, अगर हम उसको 3 साल तक होल्ड करके रखते हैं तो वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आएगा, और अगर हम उसको 3 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आएगा। ऐसे ही जो एसेट बच गए अदर देन कैपिटल एसेट, अदर कैपिटल एसेट, वो अगर 2 साल तक होल्ड किया तो वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा, और अगर 2 साल से ज़्यादा होल्ड किया तो वो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। आइए इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि कैपिटल एसेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। राम ने परचेज किए 1000 शेयर 30 रुपये के हिसाब से, ब्रोकरेज था 1%, बोनस शेयर मिले 100 अगस्त 2000 में, एफएमबी थी 1 अप्रैल 2001 की 80 रुपये, 1100 बोनस शेयर दोबारा मिले फरवरी 2006 में। उसने सारे अपने शेयर्स 200 रुपये के बेच दिए, 200 रुपये पर शेयर बेच दिए, ब्रोकरेज था 2%, कौन सी डेट को, 1 जनवरी 2026 को। आइए अब कैलकुलेट करते हैं कि कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे। पहले देखिए, जो 1000 ओरिजिनल शेयर थे, 1000 ओरिजिनल शेयर, इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड उसने 200 रुपये पर शेयर के हिसाब से बेचा, तो 1000 इंटू 200, सेल प्रोसीड हमारी क्या हो गई, 2 लाख रुपए। उसके बाद लेस ब्रोकरेज, मतलब एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, जो ब्रोकरेज है वो है हमारी 2% ऑफ 2 लाख रुपए, ये हमारा क्या आ गया, 4000 रुपये। ठीक है, तो 1,96,000 हमारी आ गई नेट सेल कंसिडरेशन। ये तो हमारी सेल प्राइस आ गया, जो नेट सेल कंसिडरेशन हुआ है। उसके बाद हम इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने कितने का खरीदा था, 80 रुपये का खरीदा था। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 2001 से पहले की जो कॉस्ट थी, हम उसकी एफएमवी ले सकते हैं 80 रुपये, तो इसलिए हम 80 रुपीज़ ले रहे हैं। 80 इंटू 1000, ये हमारा 80,000 रुपये आ गया। तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 1,16,000 रुपये। आपको ये समझ आया कि 80 रुपये हमने कैसे लिए। अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले की वैल्यू है तो हम उसको एफएमवी पे ले सकते हैं, तो एफएमवी यहाँ पे 80 रुपये थी, तो इसलिए हमने 80 रुपये की वैल्यू ले ली। 80 इंटू 1000, 80,000 रुपये की कॉस्ट आ गई, 1,16,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। ऐसे ही हम दूसरे पे आते हैं, जो बोनस शेयर थे हमारे, 100 बोनस शेयर, 100 बोनस शेयर, उसका सेल प्रोसीड क्या था, सेल प्रोसीड था हमारा 100 इंटू 200 रुपये, दैट इज 20,000।
उसके बाद हमारी ब्रोकरेज लेस हो जाएगी 2% ऑफ 20,000, दैट इज़ 400 रुपये। नेट सेल कंसिडरेशन आ गई हमारी 19,600 रुपये। इसमें से हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर दिया, जो हमारा आ गया 80 × 100, दैट इज़ 8,000 रुपये। तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 11,600 रुपये। एक हमारा आया 1,16,000, एक हमारा आया 11,600 रुपये। नेक्स्ट हमारा आ गया 1100 बोनस शेयर। इसकी भी सेल कंसिडरेशन, सेल प्रोसीड आप कह सकते हैं 1100 × 200, ये हमारा आ गया 2,20,000 रुपये। इसमें से ब्रोकरेज लेस कर देंगे 2% ऑफ 2,20,000 रुपये, दैट इज़ 4,400 रुपये। नेट सेल प्रोसीड्स हो गई 2,15,600 रुपये। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि ये हमने कब लिया था बोनस शेयर, ये हमने बोनस शेयर लिए थे 1100 बोनस शेयर मिले थे, ये हमें बोनस शेयर मिले थे 2006 में, फरवरी 2006 में। तो इसलिए इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील आएगी। तो इस केस में हमारा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 2,15,600 रुपये। ये आ गया हमारा थर्ड पॉइंट। तो अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 + 2 + 3 हमारा हो जाता है 3,43,200। ऐसे ही मैं कैपिटल गेन के हर एक पॉइंट का बारीकी से एनालाइज करके दूंगा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसको सॉल्यूशन दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी कैपिटल गेन पे आने वाली है, जिसमें मैं डिटेल में आपको जो और बाकी कैपिटल गेन के पॉइंट्स हैं वो समझाऊंगा। अब ये कैपिटल गेन का पहला पार्ट है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।